मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें 6 नामजद हैं, जिसमें रिया के अलावा इमरजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और श्रुति मोदी के नाम शामिल हैं, जबकि एक अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक वो बिहार पुलिस के संपर्क में भी है और केस की नए सिरे से जांच शुरू की जा रही है। इस मामले में सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सीबीआई जांच से न्याय मिलने का भरोसा जताया है। हम लोगों का परिवार का पहले मानना था कि पटना पुलिस से ही इन्वेस्टिगेशन हो और हमको पूरा विश्वास था कि हमको वहाँ से जस्टिस दिलवाएंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बड़ी अच्छी टीम पटना पुलिस ने भेजी थी मुंबई इसको जांच करने के लिए, लेकिन जिस तरह से बाधा डाला मुंबई पुलिस ने इस जांच में और जिस तरह से सीनियर ऑफिसर को क्वारंटाइन कर दिया, उससे हमारा हौसला टूट गया। सीबीआई एक बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें हम लोग को जस्टिस जरूर मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत की कॉल डिटेल से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां न्यूज़ 18 को मिली, जिनसे साफ पता चलता है कि दिशा की मौत के बाद रिया और सुशांत के रिश्तों में बड़ी करवट ली, क्योंकि 8 जून को सुशांत की मैनेजर रह चुकी दिशा की मौत वाले दिन के बाद से रिया ने एक बार भी सुशांत को कॉल नहीं की। यहां तक कि सुशांत के फोन से भी कोई कॉल रिया के नंबर पर नहीं गई। माना जा रहा है कि 8 जून को ही रिया ने सुशांत के नंबर को ब्लॉक कर दिया, यानी 8 जून से 14 जून के बीच सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच कोई बातचीत नहीं, जबकि उससे पहले दोनों के रिश्ते अच्छे थे, जिसका सबूत जनवरी की कुछ कॉल डिटेल से मिलता है, जब सुशांत 20 से 24 जनवरी के बीच चंडीगढ़ में थे और रिया ने सुशांत को इस दौरान 25 बार कॉल किया था। सुशांत सिंह आत्महत्या केस में आज ईडी ने रिया चक्रवर्ती को पेश होने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक रिया ने हाल ही में 2 प्रॉपर्टी खरीदी थी और ईडी ने रिया से इनके कागजात मांगे हैं। यह भी बताया गया कि सुशांत के 4 खातों के बारे में पता चला है, जिसमें 2 खातों से रिया के बैंक में भी पैसे ट्रांसफर किए गए। इस मामले में ईडी ने रिया से पूछताछ के लिए सवाल भी तैयार कर लिए हैं। दूसरी ओर सुशांत के करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी ईडी ने समन भेजा है और फौरन मुंबई पहुंचने को कहा है। सिद्धार्थ पूरे मामले में अहम कड़ी हैं। न्यूज़ 18 से बात में सिद्धार्थ ने बताया कि सुशांत सिंह जिस कुर्ते का फंदा बनाकर कथित तौर पर फांसी पर झूले थे, वो कुर्ता वो खुद कुछ दिन पहले सुशांत के लिए लेकर आए थे। करीब 10 दिन तक मुंबई में रहकर सुशांत केस की जांच करने वाली पटना पुलिस की टीम आखिरकार वापस पटना पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक पटना पुलिस की जांच में कई अहम बातें सामने आईं, जिनमें सबसे अहम बात यह कि आखिरी कुछ महीनों में सुशांत किसी भी मामले पर रिया से कोई सवाल जवाब नहीं करते थे और रिया के किसी भी फैसले पर कोई उंगली नहीं उठाते थे, जबकि घर और कारोबार से जुड़े ज्यादातर अहम फैसले रिया ही लेती थी। रिया के घर में आते ही सुशांत के घर का खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया था और सुशांत का बैंक बैलेंस तेजी से कम होने लगा था, जिस पर सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत से बात की और सुशांत ने सिद्धार्थ के सामने ही रिया से सवाल पूछा, लेकिन रिया ने अलग कमरे में ले जाकर सुशांत को कुछ ऐसी बातें कहीं कि सुशांत ने सिद्धार्थ को ही मामले से दूर रहने को कह दिया। पटना पुलिस इस बात की जांच करने में लगी थी कि सुशांत किस वजह से रिया के किसी भी फैसले का विरोध नहीं कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत मामले पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी छोटा शकील ने न्यूज़ 18 से बात की, जिसमें उसने कहा कि इस केस के पीछे पैसों का चक्कर हो सकता है और सुशांत सिंह राजपूत को लिखकर खुदकुशी करनी चाहिए थी। कि ये सुशांत की कथित जो मौत हुई है, संदिग्ध मौत हुई है, अंडरवर्ल्ड की नजर इस पे है, वो अपनी बीच में कुछ पड़ताल कर रहा है, मतलब क्योंकि अंडरवर्ल्ड तो आप बता रहे सीधा दखल होता है आपका। सुशांत सिंह बड़े एक्टर थे, उभरते हुए कलाकार थे। यार पैसा लगाना हमारा काम है जी, किसी के मरने जीने से हमारा कोई लेना देना नहीं। वहाँ जी वो अपनी मर्जी से मरा है, किसी ने उसको मारा नहीं है। बताइए, समझ में इंसान को हिम्मत करनी चाहिए लाइफ में। इसका मतलब ये थोड़ी कि जरा सी कोई बात हो तो वो मर जाए, खुदकुशी कर ले। मुंबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के साथ आए तूफान ने काफी कुछ तहस नहस कर दिया। वहां चली तेज रफ्तार हवाएं इतनी खतरनाक थी कि लोग अपने घरों में ही कैद हो गए। कई इलाकों में पेड़ों के गिरने से भी भारी नुकसान हुआ। लेकिन पिछले 24 घंटे में मुंबई के लोगों ने जो देखा वो काफी भयानक था। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने कई पेड़ों को नुकसान पहुंचाया। एक ताड़ के पेड़ का तो डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया।
मुंबई के ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन के पास से सामने आई एक तस्वीर में तो एक भारी भरकम पेड़ कई गाड़ियों पर गिरा दिखा। ये ग्रैंड रोड लेमिंगटन रोड का इलाका है जहां पर पूरा पेड़ उखड़ गया है। उखड़ने के बाद कई गाड़ियों पर गिरा है। मुंबई के ओवल मैदान के पास भी पेड़ों के गिरने से काफी नुकसान हुआ। आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरह से ये पेड़, एक मोटा और बड़ा पेड़ जो है पूरी तरह से जड़ से उखड़ चुका है। मुंबई में आए तूफान की वजह से 150 से ज्यादा जगहों पर पेड़ों के गिरने की खबरें आईं। यही नहीं, तूफान के बीच हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने भी मुंबई को बेहाल कर दिया। भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में हालात पटरी से उतर गए और कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया। दहिसर ईस्ट से सामने आई एक तस्वीर में एक मकान के अंदर से सैलाब बहता दिखा। अचानक आए सैलाब की वजह से मकान में कई लोग फंस गए। लगातार कई घंटे हुई बारिश की वजह से मुंबई में मरीन ड्राइव के पास इस्लाम जिमखाना और पारसी जिमखाना के मैदान ने भी तालाब की शक्ल ले ली। वहां कमर से ऊपर तक पानी भरा दिखा। मेरे पीछे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है इस्लाम जिमखाना का ग्राउंड, लेकिन इस वक्त ग्राउंड कम और नदी ज्यादा नजर आ रहा है। भारी बारिश की वजह से भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी युवराज वाल्मीकि के घर में भी पानी भर गया, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर देश के सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी से मदद की गुहार लगाई। क्योंकि मुंबई में हुई भारी बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौसम विभाग ने बताया कि मुंबई के कुलाबा में अगस्त महीने में एक दिन में जितनी बारिश रिकॉर्ड हुई वैसी पिछले 46 सालों में अगस्त के महीने में कभी नहीं हुई। मौसम विभाग के मुताबिक कुलाबा में सिर्फ 12 घंटे में 294 मिलीमीटर बारिश हो गई। इससे पहले 1974 में कुलाबा में अगस्त महीने में एक दिन में 262 मिलीमीटर बारिश हुई थी, लेकिन 46 साल पुराना यह रिकॉर्ड भी टूट गया। दिल्ली में 12 साल की बच्ची से दरिंदगी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 33 साल के आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और इस पर 4 मामले पहले से ही दर्ज हैं, जिसमें एक हत्या और एक हत्या की कोशिश का मामला भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक वो एक फैक्ट्री में काम करता है। 4 अगस्त को मामला सामने आने के बाद पुलिस की 20 टीमें लगाई गई थी और 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज जांची गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश के साथ ही पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। बच्ची का एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। 48 घंटे के अंदर अपराधी को अरेस्ट कर लिया है। इसमें जो अपराधी है वो एक 33 साल का आदमी है जिसका नाम कृष्ण है। इसके पहले 4 केसेस हैं जिसमें हत्या और अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस है। इसके इंटेरोगेशन में इसने पूरा सीक्वेंस हम लोगों को कोरॉबोरेट किया है जिसमें उस लड़की पर असॉल्ट किया गया था। आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। दक्षिण भारत के 2 राज्य इस वक्त भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। कर्नाटक के कई जिलों में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही, जिनमें बेलगावी भी शामिल है। बेलगावी में कई गांव पानी में डूबे हैं। नदियों का पानी खेतों में घुस गया। यहां तक कि सड़कों पर भी लहरें खतरनाक तरीके से दौड़ रही हैं। कोडगू में तो पहाड़ों के हिस्से टूटकर सड़क पर कई जगह गिर गए। रास्ते ठप हैं और सरकारी एजेंसियां मौसम ठीक होने का इंतजार कर रही हैं। कोडगू में कई अहम रास्तों पर ऐसी ही घटनाएं हुई हैं। कोडगू के कई गांव पानी में डूबे हैं, जहां खेत तो बाढ़ की चपेट में आए ही गांव के गांव टापू में बदल गए हैं। चिकमगलुरु में भी बड़े बड़े पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए, जिसकी वजह से रास्ता ठप हो गया और लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। कर्नाटक के चिक्कोडी में बारिश से तो नुकसान हुआ ही, महाराष्ट्र के बांधों से छोड़ा गया पानी भी परेशानी की वजह बन गया। पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। मैदान में बना एक मंदिर टापू में बदल गया। पानी में फंसे भगवान तक पहुंचने के लिए भक्तों के पास कोई रास्ता तक नहीं है। कर्नाटक जैसा ही संकट केरल के सामने भी खड़ा हो गया। केरल के कई जिलों में नदियों का पानी शहरी इलाकों में दाखिल हो गया, जिनमें वायनाड जिला भी शामिल है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने वायनाड में भारी तबाही मचाई। खेतों में लगे केले के बड़े बड़े पेड़ ढेर हो गए। किसानों की फसल ही बर्बाद नहीं हुई, बल्कि कुछ जगहों पर तो मकान भी मलबे में तब्दील हो गए। वायनाड में कुछ लोगों ने घरों पर भारी भरकम एल्यूमिनियम शीट की छत बनाई थी, लेकिन कुदरत के गुस्से ने छत उखाड़कर सड़क पर फेंक दी। अब लोगों के सामने उसे हटाने की चुनौती है। केरल के मलप्पुरम में भी नदियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। कई जगहों पर सड़कों और पुलों को भी नुकसान हुआ। जहां ट्रैफिक दौड़ा करता था, वहां लहरों का तांडव दिख रहा है। हालांकि मलप्पुरम में ज्यादा आफत पहाड़ों के दरकने की वजह से आई। नदियां पहले से खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी हैं। ऊपर से पहाड़ों के खिसकने की घटनाएं डर पैदा कर रही हैं। कोषिकोड में भी जहां तक नजर जाती है पानी दिख रहा है। निचले इलाके तो पूरी तरह पानी में समा चुके हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां अब नाव चल रही हैं।
कर्नाटक के कोडगू में बाढ़ की वजह से हालात काफी बिगड़ गए हैं। वहां सड़कें कमर तक पानी में डूब गई और लोगों के लिए आना जाना भी मुश्किल है, जिसकी वजह से बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। सामने आए एक वीडियो में एनडीआरएफ के जवान एक गर्भवती महिला को टोकरी जैसी दिखने वाली नाव में बैठाकर बाहर निकालते दिखाई दिए। महिला का घर बाढ़ में पूरी तरह घिर गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए जवानों को तैनात करना पड़ा। लेबनान की राजधानी बेरूत में 2 दिन पहले जो बड़ा धमाका हुआ, उस दौरान वहां चल रहे एक शादी समारोह पर भी उसका असर पड़ा था। इस शादी समारोह का वीडियो अब सामने आया, जो धमाके वाली जगह से काफी दूर था। लेकिन धमाके की गूंज ने शादी समारोह में शामिल सभी लोगों को हिलाकर रख दिया। धमाके से ठीक पहले सफेद गाउन में दुल्हन का फोटोशूट चल रहा था। आसपास कुछ लोग भी मौजूद थे और कैमरामैन अपने काम में लगा हुआ था। तभी धमाके की आवाज ने उन सबको दहला दिया। जिस जगह कुछ देर पहले खुशनुमा माहौल था, वहां धूल और धुआं दिखाई देने लगा। हालांकि उस वक्त किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन तुरंत ही दूल्हा दुल्हन को वहां से निकाला गया। फिर किसी दूसरी जगह जाकर उन्होंने शादी की। I was shocked. I was wondering what happened. Am I going to die? धमाके का असर इतना तेज था कि शादी समारोह में रखी मेज और कुर्सियां भी जमीन पर गिरी नजर आईं। बेरूत में हुए धमाके में 120 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों घायल हैं। यूपी के मऊ में बाढ़ की वजह से लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। वहां बाढ़ की वजह से घाघरा नदी पर बना तटबंध टूट गया, जिसका पानी इलाके के कई गांव में घुस गया। हर तरफ कई फीट पानी भर गया और लोगों के घर भी सैलाब की चपेट में आ गए। सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई। पानी का स्तर बढ़ता देख लोगों ने अपना घर छोड़ने में ही भलाई समझी। जिनके पास नावें थी, वो नाव में अपनी जरूरत का सामान लाद कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखे। कई लोग तो पेड़ के तनों को बांधकर उसके सहारे ही बाहर निकलने की कोशिश करते नजर आए। बहुत दिक्कत है, पानी एकदम घर में घुस गया है और हम लोग के रहने के लिए कहीं जगह नहीं है। कई फीट पानी भरने की वजह से इन गाँवों का दूसरे इलाकों से संपर्क कट चुका है। यही नहीं, बाढ़ का पानी घुसने से लोगों के घरों में रखा सामान बर्बाद हो चुका है और अब उनके सामने खाने पीने और रहने का संकट पैदा हो गया है। चीन के जिस वुहान शहर से कोरोना पूरी दुनिया में फैला, वहां कोरोना मरीजों पर की जा रही रिसर्च के पहले चरण के नतीजों ने सबको चौंका दिया। ये रिसर्च वुहान यूनिवर्सिटी के एक अस्पताल की तरफ से की जा रही है, जिसका पहला चरण पूरा होने पर यह दावा किया गया कि कोरोना से ठीक होने के कुछ महीने बाद भी मरीजों के फेफड़ों में तकलीफ रहती है। इस रिसर्च में औसत 59 साल की उम्र वाले 100 मरीजों को शामिल किया गया, जो कोरोना से ठीक हो चुके थे। रिसर्च के नतीजों में दावा किया गया कि इनमें 90% मरीजों के फेफड़े 3 महीने बाद भी पूरी तरह सही नहीं हो पाए, जबकि 5% मरीजों को दोबारा कोरोना हो गया, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। रिसर्च में ठीक हो चुके कोरोना मरीजों की एंटीबॉडीज के बारे में भी जानकारी जुटाई गई, जिसमें दावा किया गया कि कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद 10% मरीज ऐसे मिले जिनमें एंटीबॉडीज नहीं थी। केंद्र ने कोरोना से निपटने के लिए राज्यों को पैकेज जारी किया। केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए राज्यों को करीब 890 करोड़ का पैकेज जारी कर दिया। इन रुपयों का इस्तेमाल कोरोना मरीजों के लिए बिस्तर और टेस्ट किट समेत दूसरी चीजें खरीदने में किया जाएगा। इससे पहले केंद्र ने 3000 करोड़ रुपए जारी किए थे। पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया। इसमें पुलिस ने साफ किया कि मामले की जांच सही दिशा में चल रही है और इस केस में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। इसके अलावा पुलिस ने अपने जवाब में 6 पुलिस वालों को नोटिस जारी करने का दावा किया। दिल्ली पुलिस ने गीता कॉलोनी में पिछले हफ्ते हुई एक लूट का मामला सुलझा लिया। इस केस में पुलिस ने लूट की 40 लाख रुपए की रकम के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों ने 31 जुलाई को एक आदमी को घायल कर उससे पैसे लूट लिए थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड और इंटर मिलान ने अपने अपने मुकाबलों में जीत हासिल कर ली। इसी के साथ दोनों टीमें यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। ये टूर्नामेंट दर्शकों के बिना खेला जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बेरूत धमाके की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच करवाने की मांग की है। मैक्रों वहां धमाके की वजह से मची तबाही का जायजा लेने पहुंचे थे और इस बीच उन्होंने हादसे में प्रभावित होने वाले लोगों से भी मुलाकात की। बेहद परेशान एक महिला को मैक्रों ने गले लगा लिया। बताया गया कि धमाके के बाद लेबनान के नेता एक भी बार लोगों से मिलने नहीं पहुंचे। ऐसे में जब फ्रांस के राष्ट्रपति उनके बीच पहुंचे तो लोग अपनी सरकार पर भड़क उठे। मैक्रों ने भी उनकी पूरी मदद करने का भरोसा दिया। इससे पहले वो धमाके वाली जगह को देखने पहुंचे। मैक्रों ने लेबनान की मौजूदा सरकार को भी जमकर लताड़ लगाई और नेताओं को अपना रवैया बदलने की हिदायत दी।
Mais c'est l'exigence que la France porte depuis. Si ces réformes ne sont pas faites, le Liban continuera de souffrir. मैक्रो के दौरे के बीच वहां के लोग अपनी ही सरकार को कोसते दिखे। लोगों ने बेरूत में फ्रांस के दूतावास का घेराव किया और लेबनान की सरकार को मदद देने की बजाय सीधे लोगों को मदद देने की अपील की। भारी बारिश से बिगड़े हालात के बीच मुंबई के पेडर रोड इलाके में पहाड़ खिसकने से दहशत मच गई। इस घटना में कई लोग पहाड़ के मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बच गए, लेकिन लोगों के मन में डर बैठ गया। ये घटना मुंबई के सबसे सुरक्षित इलाकों में गिने जाने वाले पेडर रोड पर हुई। पहाड़ का मलबा खिसककर नीचे आ गया। इसके बाद बीएमसी और फायर ब्रिगेड की टीमें वहां से मलबा हटाने में जुट गईं। ये पूरा मलबे का हिस्सा हटाना पड़ेगा ताकि इस रोड को कम से कम शुरू किया जा सके। इस घटना में पहाड़ों से दरककर नीचे आने वाले पत्थरों और मलबे को रोकने के लिए बनाई गई एक दीवार भी ढह गई, जिसे बनाने में अब कई महीनों का समय लग सकता है। ये जो दीवार थी रिटेंशन वाल, वो पत्थरों की बनी हुई थी, पूरी टूट गई है। अभी नहीं, यहाँ पर आरसीसी वाल बनाने में कितना भी जल्दी करेंगे तो भी लंबा समय लगेगा। मामले की गंभीरता और भारी बारिश के खतरे को देखते हुए बीएमसी कमिश्नर भी वहां पहुंचे। इस घटना की वजह से पेडर रोड को भी बंद करना पड़ा। सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई गए बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन से छोड़ दिया गया है। बीएमसी ने उन्हें कोरोना के नियमों का हवाला देकर क्वारंटीन कर दिया था। इसका बिहार पुलिस और बिहार सरकार ने विरोध भी किया था और अब एडीजी पुलिस मुख्यालय की चिट्ठी के बाद बीएमसी ने विनय तिवारी का क्वारंटीन खत्म कर दिया है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, जो चिट्ठी लिखी गई है बिहार के डीजीपी की तरफ से, यही वजह है कि क्वारंटीन पीरियड 14 दिन का था, उससे पहले ही अब उन्हें छोड़ा गया है। चंद्रमोहन, आप तक आवाज पहुंच रही है? चंद्रमोहन तक आवाज नहीं जा पा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई गए बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटीन से छोड़ दिया गया है। बीएमसी ने उन्हें कोरोना के नियमों का हवाला देकर क्वारंटीन कर दिया था। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, जो चिट्ठी लिखी गई थी बिहार के डीजीपी की तरफ से, यही कारण है कि 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा नहीं करना पड़ा है बिहार के एसपी को? बिल्कुल, देखिए, विनय तिवारी जब मुंबई पहुंचे थे जांच के लिए, उसके बाद क्वारंटीन और कोरोना का हवाला देकर उन्हें क्वारंटीन किया गया था। और जब दूसरा चिट्ठी यहां पर एडीजी हेडक्वार्टर ने लिखा और साफ तौर पर यह हवाला दिया कि वरीय अधिकारी जो कि जांच से जुड़े हुए हैं उनको आप क्वारंटीन नहीं कर सकते हैं, ऐसे में दबाव में वहां की जो बीएमसी है उनको वहां से मुक्त कर दिए, क्वारंटीन मुक्त। और जल्द हो सकता है कि विनय तिवारी अब वापस पटना आ जाए। लेकिन जिस तरह से यह पूरा मामला सामने आया, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के केस में जांच के लिए विनय तिवारी वहां पर पहुंचे थे और उनको क्वारंटीन किया गया था, उसके बाद से लगातार महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठ रहे थे, बीएमसी पर सवाल उठ रहे थे। और अब जब बीएमसी घिरती हुई नजर आई, तब जाकर इनको क्वारंटीन मुक्त किया गया था। और साफ तौर पर डीजीपी की तरफ से यह कहा गया था कि अगर आज उनको क्वारंटीन मुक्त नहीं किया जाता है तो सरकार हो सकता है कि कोर्ट जाती। लेकिन उससे पहले यह खबर आ गई है कि विनय तिवारी को क्वारंटीन मुक्त कर दिया गया है। बिल्कुल चंद्रमोहन, तो दबाव काफी ज्यादा था बीएमसी पर, यही वजह है कि उन्हें अब बिहार के एसपी को छोड़ना पड़ा है। गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ा एक नया ऑडियो सामने आया। ये ऑडियो यूपी पुलिस के शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र और कानपुर देहात के एडिशनल एसपी बीके श्रीवास्तव की बातचीत का है। दावा यह किया जा रहा है कि दोनों के बीच ये बातचीत विकास दुबे के घर हुए हत्याकांड से पहले की है, जिसमें देवेंद्र मिश्र ने सीनियर अधिकारी को एसओ विनय तिवारी की शिकायत की थी। नहीं, इनके बारे में हम बताएंगे सर। ये जब उनके पैर छुएंगे तो क्या होगा? ये पैर छूता है उसके। अच्छा, हाँ, ये उसके पैर छूता है। तो एक बार मैंने कहा कि इससे संबंध करोगे तो मर्डर करा दोगे तो चार। बोले साहब अपराधी ही को तो सूचना देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो पहले हाँ, अपराधी जो है अपराधी की सूचना देगा। उसने मुझसे कहा कि 1 लाख का इनामिया। मैंने कहा थाना चलाओ, तो 1 लाख नहीं मरवा देगा थाने में 2-4 को। वो जो है थाना चलाओ। बता रहे हैं बस अब सारी लोगों के अभी बैठक करते हैं ना। और तो वो साहब असल में उन्होंने ज्यादा रख दिया था हाथ, पहले वाले एसएसपी साहब तिवारी जी, तो उसके ऊपर, इसी एसओ के ऊपर। कोरोना के संकट से जूझते पूर्वी अमेरिका के राज्यों में ISIS नाम के ताकतवर तूफान ने जमकर तबाही मचाई। इस तूफान ने वहां 9 लोगों की जान ली। फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और न्यूयॉर्क में इस तूफान का सबसे ज्यादा असर दिखा।
और ज्यादातर मौतें भी इन्हीं राज्यों में हुई। न्यूयॉर्क के घनी आबादी वाले लॉन्ग आइलैंड को तो इसाइस तूफान ने हिलाकर रख दिया। ऐसा लगा जैसे ताकतवर भूकंप ने वहां दस्तक दी हो। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी तेज रफ्तार हवाओं के आगे घुटनों पर बैठ गया। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मंजर दूसरे इलाकों में भी दिखा। तटीय इलाकों से तूफान के गुजरने के दौरान कई पेड़ भी उखड़कर नीचे गिर गए। नॉर्थ कैरोलिना में तो तेज रफ्तार हवाओं ने लोगों को खौफ से भर दिया। वहां से सामने आए एक वीडियो में सड़क पर रखे डस्टबिन नीचे गिर गए। तूफान से कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा। पेंसिल्वेनिया के कई इलाकों में तूफान के बाद हुई भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। रिहायशी इलाकों में 4 फीट तक पानी भर गया, जिससे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। दिल्ली में जिम और योग सेंटर खोलने पर अभी भी असमंजस की स्थिति है। वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया, जबकि केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 के तहत कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 5 अगस्त से जिम और योग सेंटर को खोलने की मंजूरी दे दी थी। लेकिन असमंजस की स्थिति तब पैदा हो गई जब केजरीवाल सरकार की तरफ से इस पर कोई फैसला ही नहीं लिया गया, जबकि 5 अगस्त से शहर में जिम और योग सेंटरों को खोलने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। इस वक्त शकरपुर इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर एक जिम की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर आपको ऑक्सीमीटर भी नजर आएगा, यानी कि अगर कोई जिम करने आता है, उसे कोई तकलीफ होती है तो उसका ऑक्सीजन लेवल नापा जा सकता है। मास्क रखे गए हैं। शहर में मौजूद एक जिम से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में वहां मशीनों को सैनिटाइज करने का काम होता दिखा। सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए कुछ मशीनों पर क्रॉस के निशान लगा दिए गए। लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए, इसके लिए मशीनों के बीच प्लास्टिक की शीट लगा दी गई। जगह जगह हैंड सैनिटाइजर और मास्क रखे नजर आए। शहर के दूसरे जिम और योग सेंटरों में भी कोरोना से बचने के लिए कुछ इस तरह की तैयारी की गई। अरविंद केजरीवाल जी कुछ नहीं कर रहे, जब सेंट्रल ने अलाउड कर दिया है, सेंट्रल ने भी तो कुछ सोच समझ के अलाउड करा होगा ना। अगर अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे चालू ही नहीं करे। इस पर जब स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से बात की गई तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि इस पर फैसला होना अभी बाकी है। मतलब ये कि जिम और योग सेंटरों को खुलने में अभी और वक्त लगेगा। योगा सेंटर को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन? हाँ, अभी इसके बारे में फैसला नहीं किया गया। कोरोना की वजह से दिल्ली में पिछले 4 महीने से जिम और योग सेंटर बंद हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक मकान से 13 अजगर निकलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में सभी को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया, लेकिन उससे पहले उन्हें रेस्क्यू करने में लोगों के पसीने छूट गए, क्योंकि एक साथ इतने अजगर पकड़ना खतरे से खाली नहीं था। हालांकि किसी तरह मकान से अजगर के 13 बच्चों के साथ उनकी मां को भी पकड़ लिया गया। 2 से 3 फीट के खुदाई के बाद अपने को अंडे के साथ 13 अजगर के बच्चे मिले और मादा जो अजगर थी वो भी मिली। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में अजगर के छोटे छोटे बच्चे जमीन पर रेंगते दिखाई दिए। एक तस्वीर में सांपों को रेस्क्यू करने वाले 2 लोग उन्हें हाथों में पकड़े दिखे, जबकि एक दूसरी तस्वीर में उनकी मां गुस्से में फुफकारती दिखाई दी। वो कहीं भाग ना जाए इसके लिए एक आदमी उसकी पूंछ को पकड़े रहा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छोड़ा वो तेजी से भागने लगी, जिसे देखकर उस आदमी ने एक बार फिर से उसे पकड़ने की कोशिश की, जिस पर वो पलटकर काटने की कोशिश करती दिखी। बाद में सभी सांपों को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। यूपी के औरैया में राम मंदिर के शिलान्यास की खुशी में एक बीजेपी नेता ने हवाई फायरिंग की। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष रजनीश पांडे की फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके हाथ में बंदूक लिए बीजेपी नेता एक सड़क किनारे अपने समर्थकों के साथ खड़े दिखाई दिए। भूमि पूजन की खुशी में हवा में गोली चलाई गई। गोली चलते ही उनके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने जोश में आकर हवा में 2 और गोलियां चलाई। इंग्लैंड के बर्मिंघम में एक कार में सवार कुछ लोग एक महिला को टक्कर मारकर वहां से भाग गए। यह हादसा सुबह के वक्त हुआ जब वो महिला सड़क किनारे अपने कुत्ते को घुमा रही थी। तभी एक बेकाबू कार उसके पीछे से आई और महिला को जोरदार टक्कर मारते हुए झाड़ियों में घुस गई। इससे पहले महिला सड़क के बिल्कुल किनारे चल रही थी और उसके बगल से 2 गाड़ियां भी गुजरी। दूसरी कार के गुजरते ही पीछे से तेज रफ्तार में एक कार आई और बेकाबू होकर उसने महिला को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर की आवाज सुनकर वो कार भी रुक गई जो चंद सेकंड पहले महिला के बगल से गुजरी थी। फिर तुरंत ही झाड़ियों की तरफ से एक महिला और एक आदमी निकल कर आए। थोड़ी देर बाद उनका तीसरा साथी भी बाहर आ गया। ये तीनों उस कार में सवार थे जिसने बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी। हादसे के बाद ये तीनों लोग अपनी गाड़ी छोड़कर वहां से फरार हो गए। बताया गया कि इस हादसे में महिला को गंभीर चोटें आईं, जबकि उसके कुत्ते की मौत हो गई। इस हादसे का वीडियो बर्मिंघम की पुलिस ने ही जारी किया ताकि टक्कर मारने वालों को पकड़ा जा सके। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में 2 दुकानों में आग लग गई, लेकिन लोगों की मुसीबतें तब बढ़ गई जब आग ने थोड़ी ही देर में भयंकर रूप अख्तियार कर लिया और आसपास की दूसरी दुकानों में भी तेजी से फैलने लगी।
हादसे की जो तस्वीरें सामने आई उनमें दुकान में लगी आग बुरी तरह भड़कती दिखाई दी। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें आसमान में कई फीट ऊपर उठती दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाले काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैलता नजर आया। हादसे की सूचना मिलते ही वहां पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंच गई। तेजी से फैलती आग को देखते हुए एहतियातन आसपास के इलाके को खाली करवाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान में आग कैसे लगी इस बात का पता नहीं चल पाया है। कल जो है मौके पर थाने की पुलिस फोर्स आई और हमारे नोएडा जनपद की जो है वो लगभग 12 गाड़ियाँ और 2 गाड़ियाँ गाजियाबाद की, एक प्राइवेट ऑपरेटर की गाड़ी, टोटल लगभग 14-15 गाड़ियाँ यहाँ पे आई और इनके द्वारा जो है वो इसको आग को लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद बुझा लिया। प्रारंभिक जानकारी ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से संभवतः ये आग लगी है। कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों के बीच ऐप के जरिए अपने मोबाइल पर ऑक्सीजन लेवल या ब्लड प्रेशर चेक करना नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह के ऐप के जरिए मोबाइल फोन में मौजूद सारी जानकारी दूसरे लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच सकती है। ऐसा उन ऐप के जरिए होता है जिन्हें लोग प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के बजाय सीधे किसी लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करते हैं। बताया गया कि कई बार ऐसे ऐप फिंगरप्रिंट की जानकारी भी ले लेते हैं और उसके जरिए आधार कार्ड और बैंक खातों की जानकारी भी इनके पास पहुंच जाती है। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर।